सो हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 महीने बाद आपका यूपी टेट का वो पेपर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे यूपी टेट का जो 2013 का सेकंड पेपर है, यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई। इसमें आपको सोशल स्टडीज़ जो होता है, जो आपका लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका PYQs करवाऊँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपका 60 नंबर यही पोर्शन होता है। PYQs लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2013 का मैं यहाँ पे जो है, आपको ये दिख रहा होगा, 2013 का मैं यहाँ पे वो लेकर आ गई हूँ। 2013 का आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा पेपर। तो मैं पहले आपको सारे 2013 और उसके बाद जितने भी हुए हैं, तो उसका मैं आपको सोशल स्टडीज़ यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे टोटल 60 प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इस राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो पहले क्या था कि पहले के पुराने पेपर हैं, तो वैसे तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार हम लोगों को ये देखना भी जरूरी है। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। तो ये मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको ये करवाने वाली हूँ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मणिपुर। अगर जो भी ये मेरा वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें ये चाहिए होगा इसका PDF, मैं आपको टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगी। आप टेलीग्राम से लिंक से जुड़कर ये ले सकते हैं। ये 2013 का पेपर है। पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब असरसर और रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। तो फिर उस हिसाब से है, लेकिन एक बार फिर भी हम लोगों को ये इस तरीके के पेपर को भी एनालिसिस कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला खदान कहाँ खदान जानी जाती है। जो बेलाडीला खदान है वो किस लिए जानी जाती है, सोना के लिए, अम्बरक के लिए, लोह के अयस्क के लिए या हीरा के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोह अयस्क के लिए। जो बेलाडीला खदान है वो लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। ये सारा PDF मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। जो भी ये वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें ये सारे PYQs चाहिए, मैं ये सारा PDF आपको दे दूँगी। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। 10 दिसंबर को किया था, 1948 को। सारे 10 दिसंबर ही है, मैं बस ईयर आपको बता रही हूँ कि दिसंबर 10 दिसंबर सारे हैं, 1948, 1949, 1947 या 1946। तो इसमें ये PDF में सारे क्वेश्चन आंसर भी इसी में मेंशन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज को लागू किया गया था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान और कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में, तमिलनाडु और राजस्थान में। तो ये आपको पता ही है कि ये जो आपका पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था, सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश से लागू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। जो 73वां भारतीय संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, या फिर निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, या फिर पंचायती राज प्रणाली से। तो ये 73वां भारतीय संविधान संशोधन, आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, राजनीतिक शास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आपका जो था, ये पंचायती राज प्रणाली से आपका संबंधित था 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता की कौन से अनुच्छेद से समाप्ति का संबंध है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो ये आपको पता है कि बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन ही है, आपको ये पता होगा, अनुच्छेद 17। पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगला सवाल है कि सूची मिलाना है आपको कि ये जो अनुच्छेद हैं, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन, किस अनुच्छेद से मिलते हैं। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, फिर हम लोग इसको मिला लेंगे। इसका आंसर आई थिंक 4 वाला सही है। तो चलिए, तो जो पहला होगा वित्त आयोग, इसका मिल जाए। ये वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्त आयोग आपका 280 से संबंधित है, अनुच्छेद 280। उसके अलावा जो आपका वित्तीय आपातकालीन होता है, वित्तीय आपातकाल जो होता है, जो
जो पैसे से आपातकालीन से संबंधित होता है, वो आपका जो वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है, ये आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका 360 से संबंधित है। और उसके बाद राज्यसभा जो है आपका, ये अनुच्छेद 312 से संबंधित है। और संवैधानिक संशोधन जो है आपका, ये आपका 368 से संबंधित है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका चौथा नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? तो 2:1 है, 3:2 है, 4:3 है या फिर 5:4 है। तो आपने शायद ये पहले पढ़ा होगा कि 3:2 जो है वो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात है। अगला सवाल है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय की बात थी, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। आप अभी वर्तमान का देख लीजिएगा। 2013 के योजना आयोग के उपाध्यक्ष को जानकर आप क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो बच्चों के कल्याण से संबंधित है, मतलब ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो बच्चों के कल्याण से संबंधित है? ये ILO है, WHO है, यूनिसेफ है या फिर FAQ है। तो अगर अभी क्या है कि अभी जिन्होंने SI का एग्ज़ाम दिया होगा, उन्होंने बाल कल्याण पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता ही होगा कि यूनिसेफ जो होता है, WHO नहीं है, ये पुराना टेक ले रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो होता है यूनिसेफ, ये बच्चों बाल कल्याण से संबंधित होता है। अगला सवाल है, अंकोर वाट मंदिर आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? ये आपका कंबोडिया में है या फिर श्रीलंका में है या फिर चीन में है या फिर आपका म्यांमार में है? तो ये अंकोर वाट जो है ये आपका कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत में किस राजवंश ने कन्नौज पर शासन किया था? जो आपका पता ही है कि प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है और वर्तमान है। तो मध्यकालीन भारत में किस राजवंश ने कन्नौज पर शासन किया था? राठौर ने किया था या फिर गुर्जर प्रतिहार ने किया था, चौहान ने किया था या फिर पाल वंश ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार ने क्या किया था कि मध्यकालीन भारत में कन्नौज पर शासन किया था गुर्जर प्रतिहार ने। आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में, तंजावुर में, उड़ीसा में, कालीकट में या फिर दक्कन में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका तंजावुर में। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। सही आंसर हो जाएगा आपका तंजावुर। अगला सवाल है कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहनामा आपका उमर खयाम के द्वारा लिखी गई थी या फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी या फिर शेख सादी के द्वारा लिखी गई थी या फिर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा? तो शाहनामा आपका फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। फिरदौसी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उसको सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं कि कौन सा सही है, सही बताना है, ठीक है, गलत नहीं, कौन सा सही है उसको सुमेलित करना है। तो जो लॉर्ड कार्निवाल्स हैं वो स्थायी बंदोबस्त किया था उन्होंने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राज्य हड़प नीति किया था, लॉर्ड कैनिंग ने सती प्रथा का अंत किया था या फिर लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि की प्रणाली की थी? तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका जो है ये तीनों गलत है और ये आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्निवाल्स ने स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला सवाल है कि मार्को पोलो कौन था? एक अन्वेषक था, एक वैज्ञानिक था, एक लेखक था या फिर एक आपका प्रकाशक था? तो मार्को पोलो कौन था? एक अन्वेषक था। एक अन्वेषक था मार्को पोलो, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट कि द यंग इंडिया? तो पहला कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा बंगाल गजट। आप अगर बिहार BPSC का भी एग्जाम देते होंगे तो उसमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बंगाल गजट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यूपी टेट में भी इस तरीके के आपके हिस्ट्री जो सेकंड पेपर है, हिस्ट्री 6 to 8 वालों के लिए, DLED हो चाहे BED हो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ बनाई गई थी? पहला जो था भूमिगत रेलवे कहाँ पर बनाया गया था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या फिर दुबई में? ये सारे अलग अलग देश के जगहों का नाम है। तो भारत से दिल्ली था, तो पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? लंदन में। लंदन आप अगला सवाल है कि अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? ये आपका गिराया था 6 अगस्त 1945,
9 अगस्त 1945, 7 अगस्त 1944 या 15 अगस्त 1943। तो अमेरिका ने नागासाकी पर बम कब गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। अदरवाइज जो भी ये मेरा वीडियो देखेंगे उन्हें मैं ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में? तो 1962 में आपका नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी। 1962 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्नीस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है कहाँ पर होता है? अगला सवाल है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग कहाँ पर होता है? ऊर्जा उत्पादन में, लौह एवं इस्पात संयंत्र उत्पादन में, रेलवे में या फिर वाष्पीय जहाजों में? तो आपको पता ही होगा कि कोयला जो होता है उसका सर्वाधिक उपभोग कहाँ पर होता है? लौह एवं इस्पात संयंत्रों में, नहीं ऊर्जा उत्पादन में, सॉरी, ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक आजकल उपभोग हो रहा है। ये 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव या फिर भूटान? अभी भी सार्क के सदस्य जो हुए थे बड़े थे, अभी लेटेस्ट में बड़े घटे हैं। तो उस समय पूछा गया था कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। पहले सार्क वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी 2 साल 3 साल पहले भी पूछे जाते थे। तो यहाँ पे जो सार्क का सदस्य 2013 के हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो यहाँ पे जो भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अगर, तो बहुत ऐसे रेयर है कि आपसे वो पूछा जाए कि कितनी लंबाई है, लेकिन इसमें यहाँ इसके हिसाब से हो जाएगा आपका कि कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे आपको गोदावरी जो है आंसर हो जाएगा। गोदावरी आपकी क्या है कि सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के प्रकलन में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या फिर अवसादन की दर। पूछा है नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण क्या है कि परिकलन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी का आकर्षण बल यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में एक डेथ वैली है, वो किसका उदाहरण है? ये अभिनत घाटी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती घाटी का उदाहरण है, रिक्ट घाटी का उदाहरण है या फिर सन्नति घाटी का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा रिक्ट घाटी का उदाहरण है। क्या चीज? डेथ घाटी किसका उदाहरण है? रिक्ट घाटी का उदाहरण है। मयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? मयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ज्वालामुखी वगैरह से काफ़ी सवाल पूछते हैं, घाटी वगैरह से ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद फिर इस तरीके के सवाल अब आपको 1 to 5 में ईवीएस में देखने को मिलेगा। अब 6 to 8 में क्या है कि आपसे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिल्ली में या फिर फिलिपींस में? लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको ईवीएस में काम आएंगे 1 to 5 के लिए, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। तो ये आपका फिलिपींस में मयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, फिलिपींस में मयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अम्बरख मेखला पाई जाती है? अम्बरख जाना ही होगा आपने, माइका मेखला पाई जाती है। ये बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर अम्बरख की बात हो रही है, या फिर आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर, सलेम और धर्मपुरी? तो आपको पता ही है कि आपका बिहार के साइड में अम्बरख वगैरह, क्योंकि आपको पता ही पहले झारखंड बिहार एक था, तो झारखंड में ये सारे जो खनिज पदार्थ है झारखंड में ज़्यादा होता था, लेकिन जो नीचे वाला एरिया था हजारीबाग, गया, मुंगेर, आप बिहार का मैप देखे होंगे तो वो आपका बिहार में ही रह गया और झारखंड से जब अलग हुआ तो अम्बरख क्या है कि अगर आप ये सब का नाम आए तो आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग, गया और मुंगेर। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहत मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहते हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब यूएस में जो बृहत मैदान है, मतलब कि जो बड़े मैदान में प्रभावित होने वाले, मतलब बड़े मैदानों में जो गर्म हवा बहती है, शुष्क एवं धूल भरी पवनों को क्या कहते हैं? इसको वहाँ पे ब्रिक फिल्डर कहते हैं, ब्लैक रोलर कहते हैं, सिरोको कहते हैं या मिस्ट्रल कहते हैं। अगर आपने जियोग्राफी बहुत डीपली पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि हर देश में अलग अलग, मतलब जो पवनें चलती हैं, गर्म हवा चलती है या फिर ठंडी हवा चलती है, उनको एक नाम दिया जाता है। तो ये सवाल वहीं से पूछा गया है कि अमेरिका के बृहत मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म हवा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्लैक रोलर। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक रोलर में जो है वो गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लंदन, थेम्स, पेरिस, डैन्यूब, न्यूयॉर्क, हडसन, दिल्ली, यमुना। मतलब ये नदियों के नाम है और इसको जोड़ा गया है अलग अलग देश के राज्यों से। जो आपका गलत पूछा गया था ये है, हो जाएगा पेरिस। डैन्यूब नहीं होता है, पेरिस में सीन नदी, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, डैन्यूब नदी के किनारे नहीं है। आपको पता होगा भारत में है आप, तो दिल्ली क्या है कि यमुना नदी के किनारे है। तो आपका जो यहाँ पे गलत पूछा था, तो गलत के हिसाब से पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, डैन्यूब नदी के किनारे नहीं है। अगला सवाल है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? यहाँ पे वायु की गति पूछा गया है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? स्पीडोमीटर के द्वारा, विंड वैन के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा या फिर एनीमोमीटर के द्वारा। तो वायु की जो गति होती है, मतलब वायु किस गति से चल रहा है, इसको एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो एनीमोमीटर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पीआरटी में बहुत पूछे जाएंगे। आपको पता ही होगा, आपने कई बार पढ़ा है कि बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। तो आप थोड़ा सा नृत्य के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बिहू जो है वो असम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि से ज़्यादा बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपसे अब वैसे पूछा जाएगा असरसन के तौर पे। निम्नलिखित में से मशीनीकरण, कृषि में मशीनीकरण उपयोगी नहीं है। उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जंगल काटना क्या है? उपयोगी नहीं है। तो जंगल काटना आपका सही आंसर हो जाएगा। किस सागर में सैलिनिटी सबसे अधिक होती है, मतलब लवणता? तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मृत सागर में लवणता आपकी अधिक होती है। अगला सवाल है आईपीएल किस खेल से संबंधित है? तो उस समय आपको पता है कि आईपीएल नया नया आया था, तो आप लोग तो काफ़ी छोटे होंगे, मैं भी काफ़ी छोटी थी, ये सब नॉलेज नहीं था आईपीएल के बारे में। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, एकदम आसान सा सवाल है। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? कलकत्ता में, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में। जो एशियाई खेल होते हैं वो सबसे पहले भारत में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली में। आपको पता है कि दिल्ली बहुत साल से राजधानी है, तो जो भी चीज़ें नई नई आयोजन होती है पहले अपने भारत के राजधानी में ही ज़्यादातर पहले आयोजन होती थी पहले। अब तो कहीं भी आयोजन हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए भारत का तो वैसे कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, पहले पूछा गया था ये सवाल, हो सके कि 1 to 5 में पूछ ले। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि इसमें तो आपका हॉकी है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है कि हॉकी क्या है कि कानूनी तौर पर कोई खेल नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन हॉकी को मान लिया जाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण किसके द्वारा नहीं हो सकता है? वायुमंडलीय प्रदूषण हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के द्वारा नहीं हो सकता है, तो हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण के मुख्य कारक क्या है? धुआं है, औद्योगिक रसायन है, अमोनिया है या फिर साबुन है? जल प्रदूषण पूछा है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे औद्योगिक रसायन की वजह से मतलब मुख्य कारण है आपके जल प्रदूषण का। भारत में वायु प्रदूषण की सबसे विनाशकारी घटना कौन सी थी? वायु प्रदूषण की एक विनाशकारी घटना सबसे हुई थी बहुत ज़्यादा तौर पर, तो वो कौन सी थी? तो ये आपका क्या था? भोपाल गैस त्रासदी, हिरोशिमा बमबारी। भारत का पूछा है, ईरान में भूकंप और चेरनोबिल आपदा। तो देखिए आपको इसमें अगर कोई आंसर नहीं भी आ रहा होगा तब भी आप लगा सकते थे कि भोपाल गैस त्रासदी है, ये आपका सबसे विनाशकारी हुआ था, जिससे आज भी भोपाल में बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टेड है। और हाँ देखिए, अगर भोपाल गैस त्रासदी की जगह पे MIC गैस त्रासदी भी लिखा हो तब भी आप इसको समझ सकते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आपको पता है उस टाइम पे थोड़ा बाढ़ आ रहा था, तो उस तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
तो ये क्यों बढ़ रही हैं? बांध क्षेत्रों में गाद जमने की दर बढ़ गई है। नदियों के तटबंधों के जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। कृषि के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है। या फिर वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि। तो नदियों के तटबंधों में जंगलों को नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कि जैसे कि नदी के तटबंध होते हैं वहाँ पे जंगल होते हैं, लेकिन उसको लोग नष्ट करके आजकल वहाँ भी लोग रहने लग रहे हैं, जिस वजह से बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला पारंपरिक, गैर पारंपरिक होता है, एक पारंपरिक होता है। तो कोयला, परमाणु ऊर्जा से बिजली, सौर विकिरण या फिर पेट्रोल। तो कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे सौर विकिरण जो है ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। भारत में कौन सा जंतु विलुप्त हो गया है? उस टाइम का क्वेश्चन है। बाघ, शेर, चीता या तेंदुआ। तो चीता हाल ही में इन्हें फिर से भारत लाया गया, पर मूल रूप से विलुप्त हो चुके हैं। तो ये अभी भी यही तरीके का आंसर है, लेकिन आपको पता ही है कि चीता को बहुत जगह से भारत में लाया भी जा रहा है। वर्षा शुरू होने के 30 से 40 मिनट बाद का वर्षा जल पीने योग्य नहीं होता। मतलब वर्षा शुरू हुआ और आधे घंटे के बाद वो जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवाणु और धूल होते हैं, इसमें जहरीले रसायन घुले होते हैं, इसमें खनिज नहीं होती है, या अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो ये हो जाएगा क्योंकि यह अम्लीय होता है। जैसे कि बारिश होता है तो 20 से 30 मिनट बाद वर्षा का पानी क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। अम्लीय मतलब एसिडिक, तो इसलिए वो पीने योग्य नहीं रहता है। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? मतलब दिल्ली में आपको पता ही कि काफ़ी ज़्यादा लोग बदले थे, सुल्तान बदले थे उस टाइम, जब देश हमारा मतलब कि जब अंग्रेज़ों ने उसको देश को वो नहीं किया था, तब पहले आपको पता ही कि मुग़ल सुल्तान ये सब का शासन था। तो एक जो आया था उसने ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगाया था। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक या बलबन। तो ये आपको पता ही होगा अगर आपने मुग़ल कालीन इतिहास पढ़ा होगा तो। ये थे आपके फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या किया था कि जो ब्राह्मण थे उन पे भी जजिया कर लगाया था। कौन सा जोड़ा गलत है? सुमेलित नहीं है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। इसका मैंने आंसर लेकिन ये ग्रीन कलर से हो गया है। तो जेके मंदिर लखनऊ या कानपुर में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन से हो गया है रेड की जगह पर। तो चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। जो जेके मंदिर है ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है। बाकी देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर सही है, और वृंदावन और काशी विश्वनाथ का तो नाम सबको पता ही है। उसके बाद अगला सवाल है, सोने का लेटिन नाम क्या है? तो कुछ आप धातुओं के लेटिन नाम भी याद रख लीजिएगा। सोने का लेटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, पलम्बम, नेट्रियम या ओरम। तो सोने का जो लेटिन नाम है ये है आपका ओरम। ओरम बिल्कुल सही हो जाएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा एक्ट आपने पढ़ा होगा। उस समय क्या हुआ था कि लड़के और लड़कियों की एक कम से कम आयु निर्धारित की गई थी। 14-18, 15-21, 16-12 या फिर 12-16। तो 14-18 जो था आपका, उसमें एक आयु निर्धारित की गई थी, मतलब 14 साल की लड़की होगी और 18 साल का लड़का होगा। फिर बाद में ये नियम बदल गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? उस टाइम का पूछा गया था कि उस टाइम के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। आप अभी देख लीजिएगा, माता प्रसाद थे उस टाइम के। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? तो ये आपका था विद्या बालन, डर्टी पिक्चर के लिए। उस टाइम आपको पता ही है कि डर्टी पिक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो अभी आपको देख लेना है, उस टाइम का ये स्किप करना है। किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $22 मिलियन का समझौता किया? तो थोड़ा सा इसमें करंट भी उस टाइम पूछ लिया था, तो इसको भी आप स्किप करिए, ये उस टाइम का सवाल है, बिहार था। अगला सवाल है, 73वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन सा था? तो इसको भी स्किप करते। द किंग्स स्पीच है। कुछ करंट के सवाल पूछे गए थे। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? ये देखिए, ये सही है। ये सर्दी लगने पर, हैजा होने पर, मूंछ आने पर या फिर सैय्यद छत होने पर, बेड सोर। रिंग कुशन का प्रयोग, तो ये आपका सैय्यद छत होने पर रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। गोंद का कल्प किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा कि रेशमी वस्त्रों में गोंद का कल्प लगाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? जठर रस में, अग्नाशय रस में। ये साइंस के क्वेश्चन है। लाल रस में या फिर पित्त रस में। आपको पता ही कि टाइलिन जो होता है वो लाल रस में हमारे पाया जाता है। द्वितीयक रंग कौन सा है? तो इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, आपको आंसर बता देती हूँ। नारंगी, हरा और बैगनी जो होता है वो सेकेंडरी कलर होता है। इनमें से एक वेद संगीतमय है। अगला सवाल जो है, इनमें से एक वेद संगीतमय है।
यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामवेद जो है वो संगीत से ही, आपको पता है कि संगीत वगैरह के लिए सामवेद को जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, गंगा यमुना मैदान में या फिर पूर्वी भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता ही होगा कि गंगा यमुना का जो मैदान होता है, जैसे बिहार और यूपी में आपको जलोढ़ मिट्टी काफ़ी पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे गंगा का मैदान है। कौन सा रसायन फल परीक्षण मतलब कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा रसायन फल परीक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है? आंसर सामने आ ही गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रिजर्वेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी पोटेशियम, सोडियम और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये सब प्रयोग किया जाता है। एक सप्ताह में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में आपके 7 स्वर होते हैं। आज का देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया। 1 किलोबाइट 1 केबी कितने तुल्य होता है? मतलब 1 केबी में कितने, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है, ये सवाल है। तुल्य लिखा है, बाइट होता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 124 बाइट, ये आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये 60 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया 2013 का। आगे जो भी आगे जितने भी पेपर हुए हैं, सेकंड पेपर का मैं आपको सोशल स्टडी और अदर वो जो है वो मैं करवाऊंगी, और फिर हम लोग पेडागॉजी भी बाद में करेंगे। तो पहले मुझे सोशल स्टडी आप लोगों को PYQ कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 महीना पेपर रह गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, जो 2013 के बाद का पेपर था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है क्योंकि PYQs आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बाद में फिर हम लोग को जो भी पेपर मिलेगा वो कथन और निष्कर्ष वाला मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इसका PDF चाहिएगा तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम के साथ, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।